हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC के नर्सिंग ऑफिसर के 7,483 खाली पदों को भरने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उड़ीसा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के 7,483 खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 27 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम 19 मार्च 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। यहां पर 12वीं पास, डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 38 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपको जमा नहीं कराना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके आपको इसमें से पूरी डिटेल रीड आउट कर लेनी है। पूरी डिटेल यहां से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हां दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन लिंक पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहां पर आपको न्यू यूजर इस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहां पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एक बार फिर से यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। अपना मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट कर दिया गया है। आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका गया है किसी सिलेक्शन या फिर रिक्रूटमेंट कमीशन के द्वारा। यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप उड़िया लैंग्वेजेस को स्पीक करना जानते हो, रीड करना जानते हो या फिर राइट करना जानते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 1, 2 या फिर तीनों चेक बॉक्सेस को ओके कर सकते हो। उसके बाद आपसे आपकी उड़िया लैंग्वेजेस का पासिंग स्टैंडर्ड पूछा गया है। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी उड़िया लैंग्वेजेस का पासिंग स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम सेट करना है और फिर उसे चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी इस बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर लेना है कि वो यूजर नेम अवेलेबल है या फिर नहीं। आपके यूजर नेम में कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। उसमें एक कैरेक्टर अपर केस और एक इंटीजर नंबर होना भी जरूरी है। यूजर नेम सेट करने के बाद आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। आप किस एग्जामिनेशन सेंटर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको पोस्टिंग प्रेफरेंस प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आप सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाते हो तो आप यहाँ पर रिक्रूट हो जाओगे इन सिटीज में। यहाँ पर आप इन्हें सिलेक्ट करके अप एंड डाउन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अपना जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेनी है।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लेम रिजर्वेशन करना चाहते हो। अगर चाहते हो तो यहाँ पर आपको वो कैटेगरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और अगर नहीं चाहते हो तो आपको इन्हें खाली छोड़ देना है। फिर अगर आप स्पेशल एलिजिबिलिटी क्लेम रिलेक्शन चाहते हो तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इन्हें खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपना नाम। आपका नाम आपकी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है, और अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है, और अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हो। फिर आपसे पूछा गया कि आप अपने फादर या हस्बैंड किसका नाम पहले एंटर करना चाहते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है अगर आप फादर सेलेक्ट करते हो, और अगर आप हस्बैंड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम एंटर कर देना है। फिर आपको उनके मिडिल नेम और लास्ट नेम भी यहाँ पर एंटर कर देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। फिर आपको अपनी मदर का मिडिल नेम एंटर करना है, अगर है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। फिर आपको अपनी मदर का लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर देना है अगर आपकी मदर का लास्ट नेम है, अदरवाइज आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, और एक बार फिर से आपको अपना पासवर्ड री एंटर यहाँ पर कर देना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। 7 कैरेक्टर से अबव आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसमें यहाँ पर कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करने के बाद अब आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपके सिग्नेचर JPG, PNG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। 20 से 50 KB के बीच में। यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना है, और फिर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज अब आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको गो टू लॉगिन इस बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, और यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है, और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। या फिर आप OTP के थ्रू भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, लॉगिन यूजिंग OTP इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। गाइस यहाँ पर आपको 9 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करानी है, फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल फिल करनी है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और फिर सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद आपको सभी टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज अब यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिटेल्स इस लिंक पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको उसकी इशू डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपको आपका आधार कार्ड इशू हुआ था, फिर आपको इशूइंग अथॉरिटी किसने आपको आपका आधार कार्ड प्रोवाइड कराया था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड कराना है। आपको इस रेडियो बटन पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कब वो सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ था वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, और फिर यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी किसने आपको सर्टिफिकेट इशू कराया था आपका उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का, उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है।
और फिर आपको अपना नर्सिंग काउंसिल का वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये फाइल आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसका साइज 100 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट सर्टिफिकेट का केस नंबर MIC केस नंबर एंटर कर देना है। फिर आपको कब आपका वो शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इशूइंग अथॉरिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, किसने आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया था वो यहाँ पर आपको अथॉरिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर 10th या फिर इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो आपके पास है अपनी 10th क्लास का, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यानी कि आपको अपनी 10th क्लास का सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है रिजल्ट का। उसके बाद कब वो इशू हुआ था वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और किसने वो आपको इशू किया था उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने डैशबोर्ड में आकर अप्लाई नाउ इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है तो आपको उस प्लेस का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फैमिली मेंबर हो जो उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पहले से कार्यरत है। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कार्यरत हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर कर देना है। अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस भी आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अपनी 10th, 12th और GNM डिप्लोमा या फिर BSc नर्सिंग की डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की थी। फिर यहाँ पर आपको स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की थी। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि वो ग्रेडिंग सिस्टम में आपकी 10th क्लास का रिजल्ट था या फिर CGPA में या फिर OGPA में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। उसके बाद यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग निकल कर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है और फिर आपको अपनी मार्कशीट का नंबर भी यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी 10th की सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर एंटर करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके इस डिटेल को सेव कर देना है। 10th क्लास की डिटेल सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी 12th क्लास की डिटेल को सेव करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने अपनी 12th क्लास आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर किस स्ट्रीम में पास आउट की थी। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अगर आता है, नहीं तो आपको यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके अपने स्कूल या कॉलेज का नाम एंटर करना है। फिर आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बताना है कि वो ग्रेडिंग सिस्टम में आपका 12th था या फिर CGPA में, OGPA में या फिर ग्रेड में। उसके बाद यहाँ पर आपको कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो एंटर करना है, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए थे। फिर आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग निकल कर सामने आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है और फिर मार्कशीट नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपनी 12th क्लास की डिटेल को भी यहाँ पर सेव कर देना है। 12th क्लास की डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने GNM के डिप्लोमा या फिर BSc नर्सिंग की डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास नर्सिंग की डिग्री है या फिर GNM का डिप्लोमा है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन में एक बार फिर से अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना है।
फिर आपको पासिंग ईयर बताना है, कब आपने पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बताना है कि वो आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड है या फिर नहीं, यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर एग्जामिनेशन बॉडी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेडिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लेना है कि आपका रिजल्ट सिक्योर्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स या परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। परसेंटेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट का नंबर आपको एंटर करना है। फिर आपको अपनी मार्कशीट का नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है और सेव बटन पर क्लिक करके इस डिटेल को सेव कर देना है। तो गाइस यहाँ पर इस तरह से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपका 12th क्लास के साथ पास होने जरूरी है, प्लस आप यहाँ पर आपका 12th क्लास के साथ साथ ही आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा या फिर बीएससी की डिग्री नर्सिंग के अंदर होनी जरूरी है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल आउट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है और चूज फाइल बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड कर देना है। आपका फोटो जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पर 20 से 100 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देना है और फिर नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेव बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म एंड कंडीशंस इस चेकबॉक्स को ओके करना है और प्रीव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया है। आपको सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लेना है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज अब आपको सबमिट एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी भी प्रोवाइड करा दी गई है। आपको उसे डाउनलोड करके अपने पास केयरफुली रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ से आप इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो गाइस ऐसे आप अपना उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नर्सिंग ऑफिसर का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में एप्लीकेशन स्टेटस में ग्रीन कलर में सबमिटेड शो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।